हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, योर आईज सो ब्यूटीफुल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा जहां वांग जी और सोंगलेन दोनों ही उन तीनों को छोड़ने उनके घर गए थे। अब आगे उन सबको घर छोड़ने जाते हैं तो देखते हैं विंग का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वांग जी और चैन विंग को पकड़ते हैं और अंदर जाने लगते हैं। यांगली डोर ओपन करती है और उन्हें अंदर इनवाइट करती है। वहाँ केवल 2 रूम और एक हॉल देखकर वांग जी कहता है विंग को किस रूम में ले जाओ। विंग कहता है सर उस रूम में। वांग जी विंग को उस रूम में ले जाता है जहाँ 2 बेड लगे हुए थे। विंग एक बेड की तरफ इशारा करता है। वांग जी विंग को उस बेड पर लिटाता है और कहता है विंग ये दूसरा बेड किसका है। विंग कहता है ये दूसरा बेड चैन का है। तभी चैन विंग के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है विंगा ये आप ये मिल्क पी लो, आपको आराम मिलेगा। वांग जी विंग से कहता है अच्छा विंग तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और वो चैन के साथ बाहर आ जाता है। इधर सोंगलेन यांगली के साथ बैठा था। वांग जी सोंगलेन से कहता है सोंगलेन चलो। सोंगलेन भी कहता है चलो वांग जी, विंग को आराम करने को कह दिया ना। वांग जी कहता है तभी यांगली कहती है मिस्टर लैन रात काफ़ी हो गई है और मुझे पता है आप लोगों ने डिनर नहीं किया होगा, तो प्लीज़ आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए डिनर बनाती हूँ और आज हम सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। इस पर वांग जी कुछ बोलने ही वाला था, तभी सोंगलेन कहता है क्यों नहीं, और फिर वो वांग जी को लेकर बैठ जाता है। अब यांगली किचन में जाती है और फटाफट डिनर बनाती है और डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा देती है। यांगली वांग जी और सोंगलेन से कहती है चलिए आप लोग डिनर कर ले। वांग जी और सोंगलेन अपनी जगह से उठते हैं और चेयर पर बैठ जाते हैं। यांगली दोनों को खाना सर्व करती है और कहती है आप लोग डिनर करो, मैं विंग को कुछ खिला देती हूँ। और वो चैन से कहती है आचिन तुम मिस्टर लैन और सोंगलेन को डिनर करवा दो। चैन कहता है जी सीजे, और वो वांग जी और सोंगलेन के लिए डिनर सर्व करता है। वांग जी और सोंगलेन डिनर करने लगते हैं। सोंगलेन तो फटाफट खाने लगता है क्योंकि उसको काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। वो तो फटाफट खाना खाने लगता है। तभी सोंगलेन को हिचकी आने लगती है और चैन फटाफट उसको पानी देता है और उसकी पीठ को रफ करने लगता है। जब सोंगलेन ये देखता है तो वो नज़र उठाकर चैन को देखता है और पता नहीं क्यों सोंगलेन को अच्छा लगा और फिर वो आराम से अपना डिनर करने लगा। थोड़ी देर में यांगली आती है। चैन कहता है सीजे विंग ने अपना डिनर कर लिया। यांगली कहती है हाँ बड़ी मुश्किल से खिलाया। यांगली कहती है आचिन तुम्हें तो पता है ना उसकी आदत, फीका खाना तो उसको पसंद ही नहीं है, उसे तो स्पाइसी फूड पसंद है। तो वो इस खाने में नखरे कर रहा था पर फिर भी मैंने उसे थोड़ा सा खिला दिया। जब वांग जी ये सुनता है तो कहता है क्या विंग ने पूरा खाना नहीं खाया। यांगली कहती है नहीं मिस्टर लेन, वो उसे स्पाइसी फूड पसंद है ना, इसलिए। वांग जी यांगली से कहता है मिस यांगली अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं विंग के लिए कुछ बना सकता हूँ। यांगली कहती है क्यों नहीं, पर फिर वांग जी का हाथ देखकर कहती है पर आप कैसे बनाएंगे। वांग जी कहता है मैं बना लूँगा, वैसे भी सोंगलेन मेरी मदद कर देगा। सोंगलेन वांग जी की तरफ देखता है और फिर चैन की तरफ देखकर कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं वांग जी की मदद कर दूँगा। और वो दोनों किचन की तरफ चले जाते हैं। वांग जी सोंगलेन से कहता है सोंगलेन तुम सारी वेजिटेबल कट करो। सोंगलेन सारी वेजिटेबल कट कर देता है। वांग जी उन सब वेजिटेबल को लेकर एक बाउल में सूप बनाता है और यांगली के पास देता है और यांगली से कहता है मिस यांगली आप ये सूप विंग को पिला देना। आई एम श्योर विंग को ये पसंद आएगा क्योंकि ये मेरे मॉम की रेसिपी है। जब मैं भी कभी खाना नहीं खाता था तब मेरी मॉम मेरे लिए यही सूप बनाती थी, तो प्लीज़ आप ये सूप विंग को पिला देना। और वांग जी कहता है अब हमें चलना होगा, रात के 11 बज चुके थे। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यांगली विंग के रूम में आती है और विंग से कहती है विंग तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया तो तुम ये सूप पी लो। पहले तो विंग नखरे दिखाता है पर यांगली उसे टीस करते हुए कहती है देखो इसे मना मत करना क्योंकि ये किसी ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है। विंग कहता है क्या, पर किसने। यांगली स्पून में सूप लेती है और सीधे विंग के मुंह में डाल देती है। विंग जब उस सूप को टेस्ट करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और यांगली के हाथ से बाउल लेके पीने लगता है और कहता है वाह सीजे वाकई ये बहुत टेस्टी है, आप भी टेस्ट करो। और वो 1 स्पून में सूप भरकर यांगली के मुंह में भी डाल देता है। यांगली भी जब वो सूप टेस्ट करती है तो कहती है वाकई विंग ये बहुत टेस्टी है। विंग कहता है सीजे अब ये बताइए कि ये सूप किसने बनाया। यांगली विंग की तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है ये सूप ना वो। विंग कहता है सीजे ऐसा मत करो और
सीधे सीधे बताइए कि ये सूप किसने बनाया है। यांगली कहती है आचिन, ये सूप वो मिस्टर लैन ने बनाया है। ये सुनकर विंग कहता है क्या वांगजी सर ने। यांगली कहती है हाँ, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है ये सूप मैं तुम्हें पिला दूँ। अब यांगली कुछ बोलने ही वाली थी, तभी चैन कहता है सीजे मैंने सारे बर्तन धो दिए और अब मुझे नींद आ रही है, मैं काफ़ी थक गया हूँ। अब यांगली विंग के सर पर हाथ फिराती है और विंग को कहती है कि अब तुम आराम करो, सुबह बात करते हैं। इधर वांगजी और सोंगलेन अपने अपार्टमेंट में आते हैं और सीधे बेडरूम में जाकर लेट जाते हैं, पर आज नींद दोनों में से किसी को नहीं आ रही थी। वांगजी सोच रहा था कि विंग नींद में क्या कह रहा था कि अंकल छोड़ो मुझे। आखिर विंग के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो वो ब्लड देखने के बाद बेहोश हो गया। इधर सोंगलेन भी आज डाइनिंग टेबल पर हुई उस एक्सीडेंट को याद कर रहा था कि कैसे चैन ने उसे पानी पिलाया और उसके बैग को रब कर रहा था। ये सोचते सोचते सोंगलेन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और सोचता है क्या मैं एक बॉय में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, पर मुझे तो लड़कियाँ पसंद है। मैंने ऐसे सोचते सोचते वो सो जाते हैं। पर इधर वांगजी पहले तो विंग के बारे में सोच रहा था, तभी उसे अचानक याद आता है कि आज उसके लिए मेल आया था और उसमें वही लिखा था जो आज से 3 साल पहले सिचेन गगन ने मुझे बताया था। पर ऐसा कौन है और वो कौन सा प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, और वो भी सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांगजी उठता है और अपना डेली रूटीन पूरा करके अपना फ़ोन ढूंढता है और फिर याद आता है कि उसने कल गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया। वो सोंगलेन से कहता है सोंगलेन मुझे अपना फ़ोन देना। सोंगलेन कहता है वांगजी वहाँ टेबल पर मेरा फ़ोन रखा हुआ है, ले लो। वांगजी फ़ोन उठाता है और सिचेन को कॉल करता है। इधर सिचेन का फ़ोन रिंग करता है। सिचेन अपना फ़ोन देकर कहता है सोंगलेन इस वक्त मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। सिचेन अपना फ़ोन उठाकर कहता है हेलो सोंगलेन, तुमने आज इस वक्त फ़ोन क्यों किया। वांगजी कहता है गगन मैं वांगजी हूँ। वांगजी सिचेन को ग्रीट करता है और सिचेन से कहता है घर में कैसे हैं, मॉम की तबीयत कैसी है। सिचेन कहता है हाँ वांगजी यहाँ सब ठीक है, पर तुम सोंगलेन के फ़ोन से कॉल क्यों कर रहे हो, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। वांगजी कहता है गगन वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और मैं आपसे एक अर्जेंट बात करना चाहता था। सिचेन कहता है हाँ वांगजी बताओ क्या बात है। वांगजी कहता है गगा मुझे कल एक मेल आया था जैसे 3 साल पहले आपको कॉल आया था। सिचेन कहता है क्या मतलब वांगजी। वांगजी कहता है गगा कल जो मेल आया था उसमें वही बात कही थी जिस दिन डैड गायब हुए थे, वो वही प्रोजेक्ट से दूर रहने के लिए कह रहा था। सिचेन कहता है और वो सोचने लगता है गाइस अब हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब सिचेन को कॉल आया था कि वो प्रोजेक्ट से दूर हट जाए वरना मैं उनके फादर को मार दूंगा। जब ये बात सिचेन को पता चली थी तब उसने वांगजी को कॉल किया था और वांगजी जिन जुशान के मेंशन से निकलकर सीधा ऑफिस पहुंचता है जहां सिचेन पहले से था। सिचेन और वांगजी 2 दिन तक पूरे फाइल को चेक करते हैं कि उनके फादर ने कौन सा प्रोजेक्ट लिया है, पर दोनों भाई को कुछ नहीं मिलता। ये देखकर वांगजी फ्रस्ट्रेट हो गया था और उस दिन वो एक क्लब में गया था और काफ़ी सारे ड्रिंक कर ली थी और वहाँ से फिर वो रास्ते पर चलने लगा था जहाँ विंग उसे पहली बार मिला था, जब वांगजी ने केवल विंग की आंखें ही देखी थी। अब हम स्टोरी पर आते हैं। वांगजी गगा गगा बोलता है, तब सिचेन अपने सेंस में वापस आता है और कहता है हाँ वांगजी क्या बात कर रहे थे तुम। वांगजी कहता है गगा मैं कह रहा था कि मुझे मेल आया है जैसे पहले आया था। सिचेन कहता है वांगजी ये कौन हो सकता है और डैड कौन सा प्रोजेक्ट देख रहे थे, क्योंकि हमें तो उस दिन कुछ भी नहीं मिला। सिचेन कहता है वांगजी तुम और सोंगलेन जल्दी से यहाँ वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों पे कोई मुसीबत आए। वांगजी कहता है नहीं गगा, अब जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि वो पर्सन कौन है जो हमें फ़ोन करके प्रोजेक्ट से दूर हटने को कह रहा है, और वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो डैड ने हमसे छुपाया है, और वो फ़ोन रख देता है। इधर विंग सुबह उठकर तैयार हो रहा था, तभी यांगली कहती है आसिन तुम सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है सीजे मैं सर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। यांगली कहती है नहीं आशिन तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है सीजे मैं ठीक हूँ, मेरा जाना जरूरी है क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और विंग अपनी सीजे को बाय कहकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विंग वांगजी के अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसका डोरबेल रिंग करता है। सोंगलेन गेट ओपन करता है और विंग को देखकर कहता है अरे विंग तुम सुबह सुबह यहाँ। विंग सोंगलेन को गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है सर कहाँ हैं। सोंगलेन विंग के पीछे झांकने लगता है, तभी विंग कहता है आप क्या देख रहे हैं।
सोंगलेन कहता है, विंग तुम अकेले आए हो? मेरा मतलब तुम्हारे साथ चैन या यांगली नहीं आई है? विंग हैरान होकर सोंगलेन को देखता है और कुछ कहने ही वाला था, तभी सोंगलेन कहता है, वो कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। विंग कहता है, अच्छा अब मेरी तबीयत ठीक है और मेरे साथ कोई नहीं आया। इस पर विंग दोबारा पूछता है, सर कहाँ है? सोंगलेन कहता है, वो रूम में है। और विंग अंदर चला जाता है और सोंगलेन अपने काम में लग जाता है। वांग जी अपने वॉशरूम में शावर ले रहा था, तभी विंग देखता है कि रूम में कोई नहीं है और वो सारे रूम को देखने लगता है और बेड के साइड में बड़े फोटो फ्रेम को हाथ में उठाकर देखने लगता है, जिसमें वांग जी और उसकी फैमिली की तस्वीर लगी थी। उसमें वांग जी बहुत खुश लग रहा था और उन्हें देखकर विंग को अपने मॉम डैड की याद आती है। तभी पीछे से वांग जी अपने बेस्ट पर टॉवल लपेट कर आता है और विंग को देखकर कहता है, विंग तुम यहाँ? विंग एकदम से घबरा जाता है और उसके हाथ से वो फ्रेम टूट जाता है। टूटने की आवाज़ सुनकर एकदम से वांग जी विंग के पास आता है और विंग का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? विंग और वो विंग को थोड़ा साइड करता है। विंग ये देखकर एकदम शॉक, क्योंकि वांग जी की चेस्ट विंग की आंखों के सामने एकदम निकट थी और उसके चेस्ट पर वो पानी की बूंदें किसी मोती की तरह लग रहे थे। एक पल को तो विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखने लगता है और जब उसे एहसास होता है तो वो वांग जी से दूर हटता है और अपना मुंह फेर लेता है। और वांग जी जब ये देखता है तो विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं सर, पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए। अब वांग जी अपने ऊपर नज़र डालता है और फटाफट अपनी अलमारी की तरफ जाकर अपने कपड़े निकालता है और पहनने लगता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कि तुम एक लड़की हो। विंग सोचता है, मैं लड़की तो नहीं हूँ पर एक ओमेगा बॉय हूँ और जब भी आप मेरे सामने आते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है। अब वांग जी विंग के पास आता है और उस फ्रेम को उठाता है और कांच को साफ करने लगता है। विंग कहता है, सर आप रहने दे, मैं साफ कर देता हूँ। और आई एम सॉरी सर, मेरे हाथ से फ्रेम टूट गया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं विंग, पर तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी के हाथ में कांच लग जाता है और वांग जी आउच करता है। विंग जब ये देखता है तो वो तुरंत वांग जी की फिंगर को पकड़ता है और वहाँ से निकल रहे ब्लड को अपने मुंह में डाल देता है। वांग जी जब ये देखता है तो उसके पूरे शरीर में एक सेंसेशन दौड़ जाती है और वो एकदम फ्रीज खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी की फिंगर को अपने मुंह से बाहर निकालता है और वांग जी से कहता है, आप हटिए, मैं साफ कर देता हूँ। और विंग खुद वो कांच साफ करने लगता है। तभी सोंगलेन रूम में आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, तुम आके ब्रेकफास्ट कर लो। और विंग से भी कहता है, तुम भी आकर आ जाओ। विंग कहता है, नहीं मैं करके आया हूँ। वांग जी विंग से कहता है, चलो विंग। और अब विंग कुछ नहीं बोलता और उसके साथ बाहर आता है। अब वे तीनों ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। वांग जी विंग से पूछता है, वैसे विंग तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे? विंग कहता है, सर वो मैं जानना चाहता था कि कल जो मेल आया था वो। तभी सोंगलेन विंग को रोकते हुए कहता है, कौन सा मेल विंग? वांग जी घबरा कर कहता है, कुछ नहीं सोंगलेन, वो बिजनेस से रिलेटेड मेल था। तभी वांग जी कहता है, सोंगलेन तुमने अपना काम कर दिया ना? सोंगलेन कहता है, हाँ वो अभी उस पर वर्क चल रहा है। अच्छा मैं निकलता हूँ, तुम आ जाना। वांग जी कहता है, ठीक है तुम ऑफिस निकलो, मैं आ जाऊँगा। अब सोंगलेन विंग और वांग जी को बाय कहकर ऑफिस निकल जाता है। इधर विंग वांग जी से कहता है, क्या बात है सर, आपने सोंगलेन को मेल के बारे में कुछ नहीं बताया? वांग जी कहता है, नहीं विंग, और तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम भी नहीं बताओगे। विंग कहता है, एक शर्त पर सर। वांग जी कहता है, शर्त? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, कैसी शर्त? विंग कहता है, सर पहले आप मुझे सारी बात बताएंगे, फिर मैं सोचूंगा कि ये बात बतानी है या नहीं। वांग जी कुछ नहीं बोलता। तब विंग वांग जी के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, प्लीज़ सर बताइए मुझे, क्योंकि कल जब मैंने कल आपको गुस्सा देखा तो मुझे लगा ज़रूर कोई बड़ी बात होगी। वांग जी अपनी जगह से उठता है और खड़े होकर काउच पर बैठता है और एक गहरी ब्रीथ लेते हुए कहता है, हाँ ठीक है विंग, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब विंग को बताता है कि ऐसा ही कॉल हमें आज से 3 साल पहले आया था। उस दिन मेरे डैड मीटिंग करने गए थे। वो जब शाम तक घर नहीं लौटे तो मैं उस पर्सन से मिलने गया जिसके साथ मेरे डैड की मीटिंग थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि हमारी मीटिंग 4 बजे ख़त्म हो गई थी। लगभग रात के 12 बजे मेरे ब्रदर को कॉल आया और उस पर्सन ने मेरे ब्रदर से कहा कि अपने फादर को जिंदा देखना चाहते हो तो उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। तब रात को
मैं 1 बजे मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल किया और कहा वांग जी सीधा ऑफिस पहुंचो। और मैं एकदम शॉक हो गया कि गगन इतनी रात को मुझे ऑफिस क्यों बुला रहे हैं। मैं सीधा ऑफिस पहुंचा तो मेरे ब्रदर ने बताया वांग जी मुझे फ़ोन आया, उस पर्सन ने कहा कि हम वो प्रोजेक्ट छोड़ दे वरना वो डैड को मार देगी। हम दोनों भाई ने पूरे 2 दिन तक सारी फाइल सारा ऑफिस छान दिया मगर हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और आज तक ना हमें उस पर्सन का फ़ोन आया था और ना ही मेरे डैड। ये कहकर वांग जी रोने लगता है। विंग अपनी जगह से उठता है और वांग जी के कंधे पर हाथ रखता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी पलटता है और विंग को टाइट हक करके रोने लगता है। विंग भी उस समय उसे अच्छे से कंसोल करता है और विंग के फेरोमोन्स वांग जी को अच्छा महसूस करा रहे थे। जब वांग जी को एहसास होता है कि उसने विंग को हक कर रखा है तो वो विंग से दूर हटकर विंग से कहता है सॉरी। विंग कहता है कोई बात नहीं सर और विंग वांग जी को पानी का गिलास देता है। वांग जी पानी पीता है और विंग से थैंक यू कहता है। तभी विंग कहता है सर आप लोगों ने अच्छे से अपना ऑफिस चेक किया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब विंग। विंग कहता है सर आप खुद सोचो, अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ हो तो आप उसे कहाँ रखोगे। वांग जी कहता है विंग ये तो जाहिर सी बात है ना, हम उसे ऐसी जगह रखेंगे जो सिर्फ मुझे मालूम होगी, किसी सेफ जगह पर। विंग कहता है हाँ सर मेरा कहने का भी वही मतलब है, अगर वो प्रोजेक्ट इतना ही ज़रूरी था तो सर ने उसे किसी सेफ जगह पर ही रखी होगी जिसका पता केवल उन्हें था। वांग जी कहता है पर विंग मुझे अमेरिका में कुछ भी नहीं मिला। विंग कहता हो सकता है सर वो वहाँ न हो बल्कि कहीं और हो। वांग जी सोचने लगता है। तभी वो कहता है अच्छा अभी ये छोड़ो, पर मुझे एक बात बताओ विंग, जब कल तुम बेहोश थे तो तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे। विंग कहता है क्या। मैं वांग जी कहता है हाँ विंग तुम कुछ तो बोल रहे थे, कुछ ऐसा, मुझे छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो मुझे। विंग जब ये सुनता है तो वो घबरा जाता है और वांग जी से कहता है सर हमें चलना चाहिए और विंग जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है क्या हुआ विंग, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। विंग कहता है सर कुछ नहीं और वो कांपने लगता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो विंग को टाइट हक करके कहता है टाइट हक कर लेता है और उस अपने फेरोमोन्स छोड़ने लगता है। विंग वांग जी के फेरोमोन्स को जब इनहेल करता है तो वो बहुत ही हल्का महसूस करता है। वांग जी विंग के कानों में हल्के से कहता है बताओ विंग क्या बात है। विंग वांग जी के फेरोमोन्स में इतना खो जाता है कि वो वांग जी की लिप को अपने लिप से कैप्चर कर लेता है और उसे सॉफ्ट किस करने लगता है। विंग को जब एहसास होता है तो वो वांग जी से दूर हटता है और वांग जी को बताने लगता है। विंग बताता है मेरा नाम विभूषण है, मैं एक ओमेगा बॉय हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, हैरान होकर विंग की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ पलटता है और कहता है हाँ सर मैं एक ओमेगा बॉय हूँ। मैं और मेरे मॉम डैड संगाई में रहते थे। मेरे मॉम डैड एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एक दिन मेरे मॉम की तबीयत खराब हुई, हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा हमें ऑपरेशन करना होगा। डैड ने जितना हो सका डैड ने उतना किया। हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। एक दिन मॉम ने मेरे अंकल ल्यूफेंग को कॉल किया। उन्होंने सोचा शायद वो हमारी मदद कर सकें। अंकल आए भी। उन्होंने मेरे मॉम डैड से कहा कि मैं आपकी खाली इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं विंग को अपने साथ ले जाऊँ और उसकी अच्छे से परवरिश करूँ। मॉम तो मान गई पर डैड नहीं मान रहे थे क्योंकि मॉम डैड जानते थे कि मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी को देखते हुए डैड भी मान गए। उसके बाद मैं अंकल के साथ चला गया। उस समय मात्र मैं 10 साल का था। मॉम डैड ने मेरे फेरोमोन्स रोकने के लिए पहले ही मेरे अंकल को बता दिया था कि वो उसे मेडिसिन देते रहते हैं। अंकल ने मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाया। मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, अपने स्कूल में टॉप करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। अब मैं 17 साल का हो चुका था। एक दिन अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। उस दिन नाइट का समय था, बाहर बारिश हो रही थी। मैंने अपना कॉलर नहीं पहना था। मैं रोने लगा तो मेरे फेरोमोन्स रिलीज होने लगे। मेरे अंकल जो एक अल्फा थे, मेरे फेरोमोन्स की वजह से वो अपना होश खो बैठे और वो मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे। उस दिन उनका टच मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं उनसे अपनी रिहाई की भीख मांग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपका नेफ्यू हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है।
मेरी मॉम उनकी स्टेप सिस्टर है, तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने तुम्हें 10 साल की उम्र से पाला है, तो अब मैं वो सारा हिसाब किताब वसूल करूँगा। और वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ पड़ा फ्लावर पॉट से मैंने उनके सिर पर हिट कर दिया और उससे उस पूरे रूम में ब्लड ही ब्लड हो गया था। मैंने मौका देखा और अंकल के पॉकेट से कुछ पैसे लिए और अपना पासपोर्ट वगैरह लिया और मैं वहाँ से भाग गया। और फिर रास्ते में मुझे आप मिले। आपकी हालत भी पहले तो मैंने आपकी हालत ख़राब थी, पहले तो मैंने सोचा आपको वहीं छोड़ दूँ, पर मेरा दिल नहीं माना और मैंने आपके फ़ोन से एम्बुलेंस को कॉल किया और आपको हॉस्पिटल ले गया। जब वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक है, तो सुबह सुबह मैं चाइना के लिए निकल गया। जैसे ही मैं संगाई पहुँचा तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। मैं समझ गया कि ज़रूर मेरे अंकल ने इन्हें भेजा होगा और फिर मैं वहाँ से भी भाग गया और यहाँ इस विलेज में आ गया। यहाँ मुझे सीजे और चैन मिले, उनका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी सीजे ने रात भर मेरा ध्यान रखा, क्योंकि मैंने 2 दिन से ना तो खाना खाया था और ना ही कुछ पिया था। ये सुनकर वांग जी की आंखें नम थी और वो विंग को टाइट हक करके कहता है और विंग कहता है, इसलिए तुमने मुझे पहचान कर भी इग्नोर किया ना? विंग कहता है, हाँ सर, क्योंकि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताना चाहता था, पर जब मैंने आपको शुरू दिन देखा तो मेरा मन किया था कि मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। आपसे बात करना चाहता था, इसलिए जब आपने मुझे जॉब ऑफर दिया तो मैं मान गया। वांग जी कहता है, विंग, मैंने भी तुम्हें कितना ढूंढा और आज पूरे 6 साल बाद तुम मुझे मिले हो विंग, और ये तुम क्या आप लगे हो। मुझे तुम कहो विंग, और सर की जगह वांग जी कहो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। आई लव यू विंग, आई लव यू। और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे सॉफ्ट डीप पैशनेट किस करने लगता है। विंग भी खुश था, वो भी वांग जी को किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। अब विंग वांग जी से हटता है और कहता है, सर आपको नहीं लगता कि हमें ऑफिस जाना चाहिए? वांग जी कहता है, नहीं, पहले तुम वांग जी कहो। विंग कहता है, ठीक है वांग जी, और वांग जी विंग को दोबारा हक कर लेता है। अब कुछ दिन उन लोगों का लवी डबी मूवमेंट चलता रहता है। वांग जी विंग को ऑफिस में जहाँ हो वहाँ वो विंग को किस करता था, हक करता था। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। इधर सोंगलेन भी चैन के साथ लवी डबी हो गया था। चैन भी सोंगलेन को पसंद करने लगा था और सोंगलेन भी चैन को। अब एक दिन सोंगलेन वांग जी से कहता है, वांग जी, क्यों ना हम सब डेट पर चले किसी और सिटी में अपने अपने लवर के साथ। वांग जी को सोंगलेन का ये आइडिया अच्छा पसंद आता है और वो सोंगलेन से कहता है, तुम चैन से पूछो कि विंग को कहाँ जाना पसंद है और चैन का भी पूछ लेना, फिर प्लान करते हैं। सोंगलेन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है वांग जी, मैं पता करता हूँ। वांग जी हूँ मैं जवाब देता है और सोंगलेन वहाँ से निकल जाता है। इधर मिसिस लेनी सिचेन से कहती है, सिचेन, कल वांग जी का बर्थडे है, क्यों ना हम चाइना चले? सिचेन कहता है, सॉरी मोम, मैं तो भूल ही गया था कि कल वांग जी का बर्थडे है। मिसिस लेन कहती है, तो क्या हम चले चाइना? सिचेन कुछ नहीं बोलता और फिर बाद में कहता है, सॉरी मोम, पर अभी मेरे कुछ इन्वेस्टरों से मीटिंग है तो हम चाइना नहीं जा पाएंगे, पर मोम आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब मैं फ्री रहूँगा मैं आपको चाइना ले जाऊँगा। मिसिस लेन का फेस उतर जाता है। सिचेन जब अपनी मोम का फेस देखता है तो उठकर अपनी मोम का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे पता है मोम, आप वांग जी को बहुत मिस करते हैं। आप कभी भी वांग जी से अलग नहीं हुए थे, पर मोम अब वो बड़ा हो चुका है, उसे भी अपनी लाइफ जीना है और आप टेंशन मत लो, जब मैं फ्री रहूँगा मैं आपको ज़रूर चाइना ले जाऊँगा। और वो अपनी मोम को उठाकर रूम में ले जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी को सिचेन का कॉल आता है। वांग जी जब सिचेन की कॉल को देखता है तो कहता है, गगा का फ़ोन? और वो भी सुबह सुबह। वांग जी फ़ोन उठाता है और सिचेन को ग्रीट करता है और कहता है, गगा सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया? सिचेन कहता है, वांग जी भूल गए, आज क्या है? वांग जी सोचता है और कहता है, क्या है गगा आज? सिचेन कहता है, वांग जी आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वांग जी। वांग जी कहता है, गगा आपको पता है ना, पिछले 3 सालों से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सिचेन कहता है, मुझे पता है वांग जी कि तुमने पिछले 3 सालों से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, पर हम तो तुम्हें विश कर ही सकते हैं ना। वांग जी कहता है, अब वांग जी कहता है, मॉम कैसी है?
चेन कहता है मॉम ठीक है, मैंने अभी अभी मेडिसिन देकर उन्हें सुलाया है। पता है वांग जी, मॉम तुम्हें बहुत मिस करती है। वांग जी कहता है मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। और अब वो अपना फ़ोन रख देता है। इधर सोंगलेन को भी याद था कि आज उसका बर्थडे है। वो भी वांग जी को विश करता है और ऑफिस निकल जाता है। इधर सोंगलेन विंग को बताता है कि आज वांग जी का बर्थडे है, पर पिछले 3 सालों से उसने अपना बर्थडे नहीं मनाया। विंग जब ये सुनता है कि वांग जी ने पिछले 3 सालों से अपना बर्थडे नहीं मनाया है तो विंग कहता है सोंगलेन क्यों ना आज हम वांग जी का बर्थडे मनाएं। सोंगलेन कहता है ठीक है, उसे सरप्राइज देते हैं। पर फिर कुछ सोचते हुए कहता है कहीं उसको गुस्सा आ गया तो हम पे भड़क गया तो क्या होगा। तभी चैन कहता है क्यों ना हम किसी क्लब में चले, वैसे भी हम कभी बाहर घूमने नहीं जाते, तो आज हम क्लब चलते हैं और वहीं वांग जी को बर्थडे विश करते हैं। विंग कहता है ये आइडिया अच्छा है। तभी सोंगलेन कहता है इस विलेज में क्लब कहाँ है। चैन कहता है माना इस विलेज में क्लब नहीं है पर सिटी में तो है, हम शाम को वहीं चलते हैं। सोंगलेन कहता है ठीक है फिर शाम को चलते हैं। अब वांग जी ऑफिस आता है और अपना डेली रूटीन पूरा करता है। वांग जी सोंगलेन को बुलाता है और कहता है सोंगलेन आज विंग दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ है। सोंगलेन कहता है वो विंग का फ़ोन आया था, उसने मुझे कहा कि वो आज विलेज से बाहर जा रहा है तो वो वहाँ गया है। वांग जी कहता है अच्छा, पर उसने मुझे क्यों नहीं बताया। सोंगलेन कहता है शायद वो भूल गया हो, तुम फ़ोन करके पूछ लो। वांग जी विंग को फ़ोन ट्राई करता है पर विंग का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब शाम हो गई थी। चैन वांग जी के ऑफिस में आता है और वांग जी से कहता है वांग जी काफ़ी रात हो गई, विंग अभी तक घर नहीं आया। वांग जी को टेंशन हो गई और वो कहता है हाँ मैंने भी उसे फ़ोन ट्राई किया था पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तभी सोंगलेन भी वहीं आता है और वो चैन की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ चैन। चैन सोंगलेन से भी वही बात कहता है जो उसने वांग जी से कहा। सोंगलेन कहता है क्या विंग घर नहीं आया। वांग जी कहता है चैन तुम्हें पता है विंग कहाँ गया है। चैन कहता है हाँ वांग जी मुझे पता है। वांग जी सोंगलेन से कहता है सोंगलेन चलो हम विंग को लेने चलते हैं। चैन कहता है मैं भी चलूँगा। वांग जी चैन की तरफ देखता है और कहता है ठीक है चलो। अब वो तीनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर विलेज से बाहर जाने लगते हैं। करीब आधा घंटा ड्राइव करने के बाद चैन एक क्लब के बाहर सोंगलेन को कहता है बस यहीं रोक दो। वांग जी जब बाहर देखता है तो सोचता है विंग यहाँ क्यों आया होगा। वो चैन से कहता है चैन तुम श्योर हो ना कि विंग यहीं आया है। चैन कहता है हाँ वांग जी विंग ने मुझे सुबह इसी का नाम बताया था। सोंगलेन कहता है चलो अंदर जाकर देखते हैं। वांग जी अंदर जाने से पहले चारों तरफ देखता है और सोचता है मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है, और वो अंदर जाने लगता है। जब वांग जी अंदर जाता है तो देखता है चारों तरफ हल्की लाइट जली है और लाउड म्यूजिक चल रहा है। वांग जी कहता है ये तो क्लब है। वो सोंगलेन से पूछता है सोंगलेन ये तो क्लब है, और वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ चारों तरफ सभी तरह के लोग अपने अपने पार्टनर के साथ इधर उधर घूम रहे थे। वांग जी सोचता है विंग ऐसी जगह पर क्यों आया है। वांग जी को वो जगह अच्छी नहीं लगी। तभी विंग की नज़र चैन और सोंगलेन पर पड़ती है और वो उनके पास आता है। जब वांग जी विंग को देखता है तो विंग से कहता है विंग तुम ठीक हो ना। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे सोंगलेन और चैन भी बाहर आता है। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी, तुम मुझे बाहर क्यों लेके आए। वांग जी विंग से कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं। विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग को गुस्से में कहता है विंग बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तभी सोंगलेन कहता है वांग जी विंग को गुस्सा मत करो, ये हमारा प्लान था कि तुम्हें बर्थडे का सरप्राइज दे, इसलिए विंग यहाँ आया था। वांग जी सोंगलेन की तरफ देखकर कहता है सोंगलेन तुमने ये जगह देखी कितनी अजीब सी है, अगर विंग को कुछ हो जाता तो क्या होता। अब सोंगलेन चारों तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि वांग जी सही कह रहा है। सोंगलेन विंग की तरफ देखता है और कहता है वांग जी हमारे विलेज से बाहर बस यही क्लब था, इसलिए मैं यहाँ आया था। वांग जी विंग की तरफ देखता है तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे, और वो सबको कहता है गाड़ी में बैठो। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी चलाने लगता है। वो उस क्लब से निकलकर और आगे जाने लगता है। सोंगलेन चैन और विंग तीनों वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी गाड़ी चलाकर कहाँ जा रहा है, पर किसी पे हिम्मत नहीं होती कि वो वांग जी से कुछ पूछ पाए। वो चुपचाप ही बैठे रहते हैं। अब वांग जी एक बड़े से होटल के
बाहर गाड़ी रोकता है और वो सबको कहता है उतरो नीचे। सोंगलेन तो देखकर समझ गया था, पर विंग और चैन उस बड़े से होटल को देखकर चौंक गया। और चैन विंग से कहता है, गगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं और वांग जी हमें यहाँ क्यों लाया है। अब वांग जी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर वहाँ पर आता है और कहता है चलो, और वो विंग का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है और सोंगलेन भी चैन का हाथ पकड़ता है और अंदर जाने लगता है। विंग और चैन जब उस होटल के क्लब को देखते हैं तो कहते हैं, विंगा ये कितना बड़ा क्लब है। विंग कहता है, हाँ चैन, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मैंने तो यहाँ आने की कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चैन कहता है, मैंने भी। वांग जी क्लब के मैनेजर के पास जाता है और एक पर्सनल कैबिन लेता है और उसमें सभी प्रकार का ड्रिंक रखने को कहता है। वो इतना बड़ा क्लब था कि वहाँ अमीर इंसान ही आ सकता था। वांग जी अब अंदर जाता है, विंग से कहता है चलो मेरे साथ। विंग और चैन दोनों वांग जी के पीछे जाने लगते हैं। वांग जी विंग को, चैन को और सोंगलेन को एक ग्लास वाले कैबिन में ले जाता है और कहता है अब तुम लोग यहाँ एंजॉय करो। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, क्या आप हमसे नाराज़ नहीं है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, नहीं, और सॉरी, मैंने तुम्हारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया, पर वो जगह अच्छी नहीं थी और यहाँ तुम जी भर के एंजॉय कर सकते हो। पर विंग अपना पाउटी फेस बनाकर कहता है, पर मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए ना, और जो मैंने आपके लिए केक मंगवाया था वो भी कैंसिल हो गया। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो विंग। तभी विंग देखता है कि एक वेटर एक बड़ा सा केक लेके आता है। वांग जी कहता है, विंग चलो, और वो विंग को अपने साथ बाहर लाता है और वेटर उस केक के साथ दो बैग भी वांग जी को देता है। वांग जी उस पार्सल को लेता है और एक बैग विंग को देता है और एक बैग खुद लेता है। और मैनेजर वहाँ पर आता है और वांग जी से कहता है, सर आप मेरे साथ चलिए। वांग जी और विंग एक होटल रूम में जाते हैं और विंग वांग जी से पूछता है, वांग जी हम यहाँ क्यों आए हैं। वांग जी विंग को कहता है, विंग आज यहाँ पार्टी है और तुम ऐसे पार्टी को अटेंड करोगे, और वैसे भी तुम लैन वांग जी के पार्टनर हो तो तुम्हें तो अच्छे से रेडी होना चाहिए ना। और वो विंग को कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, ये ड्रेस पहन कर आओ। विंग उस ड्रेस को लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी भी अपना आउटफिट लेकर दूसरे वॉशरूम में चला जाता है। अब वांग जी अपना आउटफिट पहनकर रूम में आता है और विंग को कहता है, विंग तुम तैयार हो गए। विंग भी वॉशरूम से बाहर आता है और वांग जी से कहता है, वांग जी देखो ना, ये जिप बंद नहीं हो रही है। वांग जी जब पलटकर विंग को देखता है तो वो विंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि विंग उस वाइट ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी तो विंग को ही देखने लग जाता है। तभी विंग कहता है, क्या देख रहे हो, और वो नीचे की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये जिप बंद नहीं हो रही है। अब वांग जी उसकी तरफ जाता है और नीचे बैठकर विंग की जिप को सही करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग की जिप लग जाती है। वांग जी खड़ा होता है और विंग से कहता है, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, और उसके लिप्स पर अपना लिप्स रखकर उसे किस करने लगता है। तभी विंग वांग जी के शोल्डर पर टेप करता है और उसे दूर हटता है और कहता है, अभी नहीं, लेट हो रहा है, नीचे सोंगलेन और चैन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, और वो नीचे आते हैं। इधर सोंगलेन और चैन ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर दी थी। वो नीचे विंग और वांग जी का इंतजार कर रहे थे। तभी मैनेजर स्टेज पर जाता है और अनाउंस करता है कि आज की पार्टी आप सबके लिए मिस्टर लैन की तरफ से है। वहाँ पर आए हुए सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। मैनेजर कहता है, आज की पार्टी इसलिए है क्योंकि आज मिस्टर लैन का बर्थडे है। आप सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। उसी क्लब में 2 पर्सन जिनकी नज़र विंग और वांग जी पर टिक गई। अब सभी लोग वांग जी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। तभी वो पर्सन कहता है, इस सिटी में हमसे ज़्यादा अमीर कौन आ गया। तभी उसके साथ खड़ी वो गर्ल कहती है, वाओ ये कितना हैंडसम है। वो पर्सन कहता है, म्या तुम उसको देख रही हो, लेकिन उसके साथ जो फूल है तुमने शायद उसे देखा नहीं है, वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। म्या अब विंग को देखती है और कहती है, हाँ वेंचाओ, वो भी हैंडसम है, पर इस पर्सन से ज़्यादा नहीं। और वो वांग जी को ही देखने लगती है। इधर वांग जी सोंगलेन के पास खड़ा हो जाता है। तभी सोंगलेन कहता है, वांग जी तुम इधर क्यों खड़े हो, जाओ केक कट करो। वांग जी कहता है, चलो, और आप वो चारों स्टेज पर जाते हैं। विंग बहुत खुश था
विंग वांग जी से कहता है, वांग जी आप जल्दी जल्दी केक काटो। वांग जी कहता है, विंग मैं एक शर्त पर केक काटूंगा। विंग कहता है, क्या, कौन सी शर्त? वांग जी कहता है, मैं केक तब काटूंगा अगर तुम भी मेरे साथ केक काटोगे। विंग